Good morning, everyone. Today we will start our new chapter chemical equilibrium of physical chemistry. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि इक्विलिब्रियम क्या होता है. सिंपल लैंग्वेज में बोले इक्विलिब्रियम एक ऐसी स्टेट होती है जिसके अंदर हमारे अपोजिंग फोर्स या हम बोल सकते हैं इन्फ्लुएंस बैलेंस्ड होते हैं. केमिकल इक्विलिब्रियम इज ए स्टेट इन विच अपोजिंग फोर्स और influences are balanced. इक्विलिब्रियम हमारी एक ऐसी स्टेट होती है जिसके अंदर हमारे अपोजिंग फोर्स और इन्फ्लुएंस बैलेंस होते हैं. सपोज कि मान लो इधर भी 4 बॉय हैं और इधर भी 4 बॉय हैं. दोनों एक दूसरे को इक्वल फोर्स से पुल कर रहे हैं. दोनों एक दूसरे को इक्वल फोर्स से पुल करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि इक्विलिब्रियम की स्टेट आ जाएगी. इधर से भी उतना ही फोर्स लगेगा और इधर से भी उतना ही फोर्स लगेगा. तो इस स्टेट को हम इक्विलिब्रियम कहते हैं. अब इक्विलिब्रियम हमारे पास दो टाइप का हो सकता है. दैट मे बी फिजिकल इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम हमारे पास दो टाइप से हो सकता है, फिजिकल और केमिकल. फिजिकल इक्विलिब्रियम की बात करें, जैसे हमने देखा होगा जो मेल्टिंग ऑफ आइस होती है, मेल्टिंग ऑफ आइस. अब जैसे 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस होती है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है. तो वो टेम्परेचर, वो स्टेट उसकी क्या है, मेल्टिंग ऑफ आइस. और जो हम बोल दे रेट ऑफ फ्रीजिंग ऑफ वाटर, उस स्टेट के ऊपर हमारा क्या, आइस मेल्ट होना भी. अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर दें, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो आइस हमारी मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी. अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो जो हमारा वाटर है वो फ्रीज होना, वो आइस की फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा. तो वो एक ऐसी स्टेट है जिसके अंदर हमारा रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्रीजिंग ऑफ वाटर. तो इसी को हम इक्विलिब्रियम कहते हैं कि वो उस टाइम पे इक्विलिब्रियम में आ गया है. जितना उसमें आइस है उतना ही उसमें वाटर है. तो ये हमारा फिजिकल इक्विलिब्रियम हो गया. सेकंड, एक और एग्जांपल से हम देख सकते हैं. rate of evaporation is equal to rate of condensation. अब ये कब होता है, रेट ऑफ इवेपोरेशन एंड रेट ऑफ कंडेंसेशन. मान लो कोई भी हमने H2 लिक्विड वाटर लिया, H2O को बॉईल करना स्टार्ट कर दिया. अब एक ऐसा टाइम आता है जब वो बॉईल, जब मतलब उसका मान लो हमने एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे उसको बॉईल कर लिया. उसके बाद क्या होगा, H2O वेपर्स बनाने स्टार्ट कर देगा. अब उस वेपर्स को हमने क्या किया, जिस भी कंटेनर में रखा है उसको कवर कर दिया. कवर करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब वो कंडेंस्ड होना स्टार्ट हो जाएगा. तो वो वाली स्टेट जब लिक्विड प्लस में वेपर्स एक दूसरे के इक्वल आ जाए, उनके बीच में इक्विलिब्रियम सेट हो जाए, उसी को हम फिजिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं. स्टेट्स के अंदर, किसी भी लिक्विड के स्टेट्स के अंदर अगर इक्विलिब्रियम सेट हो रहा है तो उसको हम फिजिकल इक्विलिब्रियम बोलेंगे. अब सेकंड हम बात कर रहे हैं केमिकल इक्विलिब्रियम की. केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है. केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर हमारा जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन. रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन. सपोज हमारे पास A प्लस बी गिव राइज टू C प्लस डी. ए और बी कोई रिएक्टेंट है जो रिएक्ट करके C और D प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर रहे हैं. अब जितना, जैसे ही मान लो रिएक्शन स्टार्ट होती है, स्टार्टिंग में हमारे पास क्या होगा, इनकी कंसंट्रेशन क्या होगी, मैक्सिमम होगी. रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन सब मैक्सिमम रहती है, बल्कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन 0 होगी. लेकिन जैसे जैसे रिएक्शन स्टार्ट होती जाती है तो हमारे पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होगी, वो डिक्रीज होती जाएगी, क्योंकि अब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है. रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है, तो क्या होगा, एक ऐसी स्टेट आएगी जब हमारे पास 50-50 हो जाएगा. 50-50, जितना हमारे पास रिएक्टेंट है उतनी उसने प्रोडक्ट, मतलब 100% रिएक्टेंट था, अब क्या होगा, 50% उसने प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर दिया. दैट मीन्स अब हमारा रिएक्टेंट भी 50 रह गया है. तो इस स्टेट को हम केमिकल इक्विलिब्रियम बोलेंगे. रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन. इस टाइप से ये हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम हो जाता है. और सेकंड, हम इसको केमिकल इक्विलिब्रियम को ऐसे भी बोल सकते हैं, एक ऐसी स्टेट जिसके अंदर किसी भी की भी, चाहे वो रिएक्टेंट हो
चाहे वो प्रोडक्ट हो, किसी की कंसंट्रेशन में कोई भी चेंज ना है। द स्टेट एट विच there is no further change in concentration of reactant एंड प्रोडक्ट, कि हमारे पास एक ऐसी स्टेट जिस स्टेट के ऊपर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में कोई चेंज ही नहीं आता है, एक ऐसी स्टेट सेट हो गई इनके बीच में, वो इक्विलिब्रियम सेट हो गया, जिसके बाद ना तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में चेंज होगा ना ही प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में कोई चेंज आए, उसको हम बोलेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम। ये सिंपल हमारे पास डेफिनेशंस हैं केमिकल इक्विलिब्रियम की। उसके बाद हम जो हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है वो होता है रिवर्सिबल रिएक्शन से। रिवर्सिबल रिएक्शन अभी जो हमने किया वो थोड़ी बेसिक चीज़ें हैं, अभी हम जो चैप्टर्स के अंदर इंक्लूड है वहाँ से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन। अब रिवर्सिबल रिएक्शन किसको बोलेंगे? सपोज हमारे पास कोई भी दो रिएक्टेंट है ए प्लस बी, वो हमारे पास सी प्लस डी की फॉर्मेशन कर रही है, ये उसने प्रोडक्ट बना दिए। अगर ऐसी पॉसिबिलिटी बन जाए कि सी प्लस डी फिर से हमारे पास ए प्लस बी बना दे, सी प्लस डी हमारे पास ए प्लस बी बना दे, तो ऐसी रिएक्शन को हम रिवर्सिबल बोलेंगे। द रिएक्शन इन विच नॉट ओनली द रिएक्टेंट रिएक्ट टू गिव प्रोडक्ट बट ऑल्सो द प्रोडक्ट रिएक्ट टू फॉर्म रिएक्टेंट। ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर ना कोई रिएक्टेंट ही प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करे, बल्कि प्रोडक्ट भी रिएक्ट करके रिएक्टेंट की फॉर्मेशन कर दे, उन रिएक्शन को हम रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। सिंपल रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इनके अंदर क्या होते हैं? इक्वल होंगे। हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए प्लस बी गिव राइज टू सी प्लस डी। डबल साइडेड एरो हमने लगा दी, दैट मीन्स हमारे जो रिएक्टेंट हैं वो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर सकते हैं और जो हमारे प्रोडक्ट हैं वो रिएक्टेंट की फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब रिवर्सिबल रिएक्शन में हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। फर्स्ट है हमारे पास होमोजीनियस रिवर्सिबल रिएक्शन। होमोजीनियस हम किसको बोलते हैं? होमोजीनियस जो टाइप की हमारे पास रिएक्शन होती है उसके अंदर जो हमारे रिएक्टेंट होंगे, ऑल द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट आर प्रेजेंट इन द सेम फेज, जिसके अंदर होमोजीनियस रिवर्सिबल रिएक्शन वो रिएक्शन होगी जिसके अंदर हमारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सारे एक ही फेज में प्रेजेंट हो, उनकी स्टेट सेम हो। कैसे? जैसे हमने ना एग्जांपल ले लिया H2 प्लस I2, 2HI हाइड्रोजन आयोडाइड की फॉर्मेशन करते हैं H2 और I2। अब हमें पता है हाइड्रोजन भी गैस होती है, I2 भी गैस होती है, जो आयोडीन होती है वो भी गैस की फॉर्म में है, तो हाइड्रोजन आयोडाइड भी हमारे पास गैस हो गया। तो ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर हमारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एक ही फेज में प्रेजेंट होते हैं उनको हम बोलेंगे होमोजीनियस रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि रिएक्टेंट तो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेंगे लेकिन प्रोडक्ट भी रिएक्टेंट की फॉर्मेशन करेंगे। सेकंड एग्जांपल हम देख सकते हैं PCl5, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड गैस की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ये जब इसका हम बोल दें जब ब्रेक डाउन होता है तो ये फॉर्मेशन करता है PCl3 प्लस में Cl2। एज वी नो Cl2 इज ए गैस, Cl2 हमारे पास गैस है, PCl3 भी गैस की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, तो रिएक्टेंट की स्टेट भी गैस है और प्रोडक्ट की स्टेट भी गैस है। तो ऐसी रिएक्शंस जिसके अंदर हमारे प्रोडक्ट और रिएक्टेंट सारे एक ही फेज में प्रेजेंट होते हैं उनको हम बोलेंगे होमोजीनियस रिवर्सिबल रिएक्शन, इस टाइप से। सेकंड हम बात करेंगे हेट्रोजीनियस रिवर्सिबल रिएक्शन। हेट्रोजीनियस रिवर्सिबल रिएक्शन किसको बोलेंगे हम? जिसके अंदर हमारे जो प्रोडक्ट हैं और रिएक्टेंट प्रेजेंट हैं वो एक फेज में प्रेजेंट नहीं होते, डिफरेंट फेज में प्रेजेंट होंगे, वो हमारे पास डिफरेंट फेज में होंगे। सपोज कि मान लो ए तो हमने सॉलिड ले लिया लेकिन जो उससे प्रोडक्ट बन रहा है वो एक गैस बन गया, एक लिक्विड बन गया, इस टाइप से। ये तो हमने सॉलिड ले लिया लेकिन जो ये हमारा रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट जो बना रहा है उसकी स्टेट अलग हो गई, कोई गैस में भी प्रेजेंट हो सकता है, लिक्विड में भी। फॉर एग्जाम्पल हमने कैल्शियम कार्बोनेट लिया, जब कैल्शियम कार्बोनेट का ब्रेकडाउन होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन है इसलिए हम डबल साइडेड एरो से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब कैल्शियम कार्बोनेट प्रोडक्ट देता है तो ये कैल्शियम ऑक्साइड
जो एक सॉलिड की फॉर्म में होता है, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस में CO2, कार्बन डाइऑक्साइड इज ए गैस। तो अब हमारे पास जो प्रोडक्ट है, ये कैल्शियम कार्बोनेट तो हमारे पास सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट था, लेकिन उसने जो प्रोडक्ट दिए वो एक तो सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट है और एक गैस स्टेट में प्रेजेंट है। तो हेट्रोजीनियस रिवर्सिबल रिएक्शन वही हो जाएंगी जिसमें हमारे पास जो हमारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं डिफरेंट डिफरेंट फेज में प्रेजेंट हो। एक और एग्जाम्पल लेके कर सकते हैं, जैसे हमने ले लिया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लिया। अब ये हमारे पास ना सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होता है। जब ये इस रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है तो हमारे पास सोडियम कार्बोनेट बनता है, प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और H2O गैस, जो H2O होता है वो वेपर फॉर्म में रिलीज होता है, वेपर्स बनती है उससे। कार्बन डाइऑक्साइड इज आल्सो ए गैस। और जो हमारे सोडियम कार्बोनेट होता है वो सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होता है। जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट था वो भी सॉलिड था, लेकिन उसने प्रोडक्ट में क्या बनाया, एक सॉलिड बनाया और दो गैस के प्रोडक्ट बनाए हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O, जो वेपर फॉर्म में प्रेजेंट है। तो हेट्रोजीनियस रिवर्सिबल रिएक्शन हमारे पास वो होंगी जिसके अंदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का जो फेज है वो डिफरेंट डिफरेंट हो। ये हमारा हो गया रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में। सेकंड है हमारे पास इरिवर्सिबल। जो हमने रिवर्सिबल रिएक्शन किया है उसका जस्ट अपोजिट हमारा इरिवर्सिबल रिएक्शन हो जाएगा। कैसे कि मान लो A+B हमने लिया, वो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर रहा है COD की, लेकिन COD कोई बैकवर्ड रिएक्शन नहीं देंगे कि जिससे हमारे रिएक्टेंट की फॉर्मेशन हो जाए, वो हमारी इरिवर्सिबल रिएक्शन हो जाएंगी। ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर जो हमारे प्रोडक्ट होंगे वो रिएक्ट करके रिएक्टेंट की फॉर्मेशन नहीं करते, उनको हम इरिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं और इनको हम सिंगल एरो से ही रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे मान लो कुछ भी हमने लिख दिया, स्मॉल a प्लस स्मॉल b गिव राइज टू कैपिटल A एंड कैपिटल B। तो सिंगल एरो का मतलब ये होगा कि वो इरिवर्सिबल है। रिएक्टेंट तो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेंगे लेकिन प्रोडक्ट किसी भी रिएक्टेंट की फॉर्मेशन नहीं करेगा, ये हमारा इरिवर्सिबल हो जाएगा। ऐसे हमारे पास बहुत सारी रिएक्शंस हैं जो इरिवर्सिबल नेचर को शो करती हैं, जिसके अंदर रिएक्टेंट ही रिएक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोडियम हमने ले लिया, वाटर के साथ इसने रिएक्ट करा, तो हमारे पास क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड 2NaOH। अब हमारे पास यहाँ क्या रह गया, एलिमिनेट होगा H2। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है वो एक्वस फॉर्म में है, H2 हमारी गैस है, वाटर हमने एज ए लिक्विड लिया था, सोडियम यहाँ पे हमारा सॉलिड। सोडियम हमने मेटल ली है, सोडियम हमने मेटल ली, हमने उसकी रिएक्शन कराई H2O लिक्विड के साथ, हमारे पास प्रोडक्ट बन गया सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड H2। H2 गैस है वो यहाँ से एलिमिनेट हो गई। सेकंड एक और एग्जांपल कर सकते हैं हम, AgNO3, जो हमारे पास एक्वस लिया है हमने AgNO3 प्लस में NaCl, ये भी एक्वस है। AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट की हमने रिएक्शन कराई सोडियम क्लोराइड के साथ, ये हमारे पास सिल्वर क्लोराइड देगा प्लस में सोडियम नाइट्रेट की फॉर्मेशन करेगा। तो इसके अंदर हमारा जो बना प्रोडक्ट रिएक्टेंट से, रिएक्टेंट ही प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेंगे, ऐसी कोई कंडीशन नहीं होगी कि हम प्रोडक्ट को रिएक्टेंट में कन्वर्ट कर दें। तो इन रिएक्शन को हम बोलते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम में हम देखेंगे कि किस टाइप से हम केमिकल इक्विलिब्रियम को डिफाइन करें। जैसे हमने ना कोई भी एक केमिकल रिएक्शन को कंसीडर कर लिया, कोई भी ले लिया हमने, N2 गैस प्लस में 3H2 गैस गिव राइज टू अमोनिया, एक रिवर्सिबल हमने रिएक्शन ले ली। हैबर प्रोसेस भी हम इसको बोलते हैं, जिसके अंदर हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को रिएक्ट करा के अमोनिया की फॉर्मेशन करते हैं, हैबर प्रोसेस है। अब फर्स्ट वन हमने रिवर्सिबल है, तो रिएक्टेंट तो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेंगे ही, साथ में जो प्रोडक्ट होगा वो भी रिएक्टेंट की फॉर्मेशन करेगा। हम दोनों को लिख लेते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन, ये तो हमारी फॉरवर्ड रिएक्शन होगी, N2 प्लस 3H2 गिव राइज टू 2NH3। अब इसके लिए हम बैकवर्ड रिएक्शन भी लिख लेते हैं, बैकवर्ड रिएक्शन होगा 2NH3 गिव राइज टू N2 प्लस में 3H2, ये हमारी बैकवर्ड रिएक्शन हो गई।
क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन है तो दोनों ही डायरेक्शन में प्रोसीड करा सकते हैं हम। अब इसके लिए ग्राफ देखते हैं। ग्राफ में हमने एक साइड लिखा रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन इसका क्या होगा, और टाइम के साथ हम देखेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन टाइम के साथ कैसे वेरी करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें N2+3H2, जो हैबर प्रोसेस से हमने नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को रिएक्ट कराया, वो हमारे पास अमोनिया की फॉर्मेशन कर रहा है फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए। तो स्टार्टिंग में हम क्या देखते हैं, जो हमारे रिएक्टेंट हैं उनकी कंसंट्रेशन मैक्सिमम है, क्योंकि प्रोडक्ट की तो अभी कोई फॉर्मेशन हुई नहीं है, तो इनकी हमने कंसंट्रेशन मान ली इनकी मैक्सिमम है। धीरे धीरे क्या होगा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज होती जाएगी, और एक ऐसी ऐसी स्टेट आएगी जब टोटली जो हमारा रिएक्टेंट होगा वो टोटली उसका यूजअप हो गया होगा प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करने में। तो यहाँ पे तो हमारे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या है, मैक्सिमम। ये हम फॉरवर्ड रिएक्शन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे जो रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन मैक्सिमम है। जैसे ही प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी हमारी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती जाएगी, और एक ऐसी स्टेट आएगी जब हमारे पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 0 हो जाएगी। ओके, अब जैसे ये तो हमारा क्या हो गया, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए हमारे पास प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी इस पॉइंट के ऊपर। अब क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन है तो बैकवर्ड रिएक्शन भी शो करेगा। बैकवर्ड रिएक्शन में अब हम देखते हैं कि अमोनिया के लिए देखते हैं। अब हम देखें यहाँ पे अमोनिया की कंसंट्रेशन मैक्सिमम है, तो धीरे धीरे जब बैकवर्ड रिएक्शन देगा तो अमोनिया की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती जाएगी। अमोनिया की कंसंट्रेशन डिक्रीज होते होते जब टोटली रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाता है तो हमारे पास ये वाला ग्राफ आएगा बैकवर्ड रिएक्शन के लिए। ये इक्विलिब्रियम, जैसे हमने जैसे फॉरवर्ड रिएक्शन कराई तो यहाँ पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो गई, 0, लेकिन प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन मैक्सिमम हो गई। अब प्रोडक्ट क्या होगा, बैकवर्ड रिएक्शन देगा, तो जैसे ही प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनना स्टार्ट होगा धीरे धीरे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती जाएगी, और एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे जो प्रोडक्ट होगा वो कम्प्लीटली रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास ग्राफ आता है फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन के लिए। ये हमारे पास ये रिवर्स रिएक्शन हो गई, ये हमारी फॉरवर्ड रिएक्शन है, बैकवर्ड रिएक्शन, और ये हमारा रेट ऑफ रिएक्शन टाइम के साथ ग्राफ को शो करता है। सिंपल हम ये एक केमिकल इक्विलिब्रियम को वही बोल सकते हैं, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। जो हमारा फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट होगा अगर वो इक्वल आ जाता है तो उसी को हम केमिकल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। इसके अंदर हम क्या देखते हैं कि जैसे ही हमारा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनना स्टार्ट होता है, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, हमारे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती जाती है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जाती है धीरे धीरे। फिर बाद में एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे हमारी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन मैक्सिमम हो जाती है, लेकिन जो हमारा रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन होती है वो डिक्रीज, मतलब उसकी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की 0 हो जाती है। फिर जैसे ही जो प्रोडक्ट बन चुका उसके बाद वो बैकवर्ड रिएक्शन देगा। बैकवर्ड रिएक्शन जब देता है तो हमारे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती जाएगी, क्योंकि वो रिएक्टेंट की फॉर्मेशन कर रहा है इस टाइप से। तो ये हमारे केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए ग्राफ होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। सेकंड, हमें इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि जो हमारा स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम केमिकल इक्विलिब्रियम होगा वो एक ऐसी स्टेट होता है जिसके अंदर हमारी जो मिजरेबल प्रॉपर्टीज होंगी, मिजरेबल प्रॉपर्टीज लाइक कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, मिजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम डू नॉट अंडरगो एनी चेंज। जिसके अंदर हमारी जो मिजरेबल प्रॉपर्टी होती हैं वो किसी भी चेंज में नहीं जाती, वो हमारी स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम होती है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ये हमारा होता है केमिकल इक्विलिब्रियम। तो इस टाइप से हम केमिकल इक्विलिब्रियम को बताते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन सिंपल लॉ ऑफ मास एक्शन हमें ये कहता है जो रेट होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन का वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, जो प्रोडक्ट है रिएक्टेंट का, जो प्रोडक्ट है रिएक्टेंट का उनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और जो प्रोडक्ट होंगे उनकी स्टोक्योमेट्रिक पावर, उनके जो उनकी स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट होती है वो उनके पावर में होते हैं इस टाइप से। तो हम लॉ ऑफ मास एक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे, द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज, सिंपल हम ये बोल सकते हैं जो रेट होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the product of active mass of reactant with each term raised to power equal to its coefficient उनके जो स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होते हैं वो हमारा लॉ ऑफ मास एक्शन होता है। सपोज हमने कोई भी रिएक्शन लिख ली, स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल बी, ये हमारे रिएक्टेंट है, वो हमारे प्रोडक्ट बना रहे हैं सी प्लस डी। जो स्मॉल लेटर्स में है वो हमारे स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। तो ये हमारा हो गया। अब इसके ऊपर अगर हम लॉ ऑफ मास एक्शन LOMA लॉ ऑफ मास एक्शन को अप्लाई करते हैं तो वो हमें क्या कहता है, रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट ऑफ ईच टर्म रेज टू पावर इक्वल टू इट्स कोफिशिएंट। कैसे लिखेंगे हम, जो एक्टिव मास होता है उसका मतलब ये होगा कितने मॉलिक्यूल एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जो हमारा एक्टिव मास है उसका मतलब ये होगा कितने मॉलिक्यूल हमारे एक्टिवली रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर इसके ऊपर हम लॉ ऑफ मास एक्शन को लगाते हैं तो हमारे सबसे पहले फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए देखते हैं हम। फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, जो रेट होगा, रेट ऑफ ए रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट रेज टू पावर देयर कोफिशिएंट्स। जो इनके स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो पावर्स में आ जाते हैं। ये हमारा रेट ऑफ रिएक्शन हो गया फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए। अब जैसे इसको हमने सपोज RF बोल दिया, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे KF बोल दिया फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए, AB इस टाइप से। तो ये हमारा फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए हो गया। सेम हम बैकवर्ड रिएक्शन के भी लिख सकते हैं। बैकवर्ड रिएक्शन के लिए हमारा हो जाएगा जो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन किसके इक्वल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन इज टर्म रेज टू देयर कोफिशिएंट्स स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो ये हमारा रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। अब RB इज इक्वल टू KB C इंटू D इस टाइप से। KB ये हमारा को जो KB हमने लिया है वो हमारा कोफिशिएंट है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमारा बैकवर्ड रिएक्शन के लिए, KF हमारा कांस्टेंट है फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए। ये हमारा लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है कि किसी भी रिएक्शन का रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है ईच टर्म रेज टू द पावर इक्वल टू इट्स कोफिशिएंट। जो हम पावर्स में लगाएंगे वो उनके स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होंगे। ये हमारा लॉ ऑफ मास एक्शन है। अब इसी के बेस पे जैसे इसमें अलग टॉपिक में बता रखा है कि हम कैसे रेट इस जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। बुक में ये LM दे रखा है। LM जो हमारे प्रोडक्ट है LM CD से भी कर सकते हो, LM से भी कर सकते हो। जो मेथड है वो ऐसे ही है। जो हमने रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन निकाले, मान लो इसको हमने इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 बोल दिया। ये हमारा किसके लिए है, ये तो हमारा बैकवर्ड रिएक्शन के लिए हो गया और ये हमारा फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए हो गया, इक्वेशन 1 एंड 2। अब इक्विलिब्रियम के ऊपर क्या होता है, एट इक्विलिब्रियम के ऊपर क्या होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। जितना फॉरवर्ड रिएक्शन हुई है उतनी बैकवर्ड रिएक्शन होगी। तो इक्विलिब्रियम पे हमारे पास ये होगा। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, KF प्रोडक्ट A इंटू B। अब ये किसके इक्वल आ गया, बैकवर्ड रिएक्शन के, जो हमारे पास इसकी वैल्यू है KB C इंटू D रेज टू पावर देयर कोफिशिएंट्स। ये इसके इक्वल आ गया। अभी हम यहाँ से कह सकते हैं KF अपॉन में KB फॉरवर्ड अपॉन बैकवर्ड, ये किसके इक्वल आ गया, CD अपॉन A इंटू B रेज टू पावर देयर कोफिशिएंट्स। हमारे पास ये आ गया रेट ऑफ जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन अपॉन कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ, ये जो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर दे रखे हैं CDAB, ये हमारी मोलर कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की। मोलर कंसंट्रेशन ऑफ
रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ये हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की मोलर कंसंट्रेशन है। अब हम यहाँ से KF और KB को रिप्लेस करके हमने लिख दिया KC, या सिंपल K लिख दिया हमने K। अब ये K हमारा क्या होगा, इसी को हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो हमारा K आया है, यही है हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। एक बार इसको लिख लेते हैं। जो हमारा जैसे K किसके इक्वल आ गया, अब हमारे पास C इंटू डी अपॉन A इंटू बी, जो पावर्स हैं वो इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। तो ये हमारे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू आ गई। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल आ गया, कंसंट्रेशन जो प्रोडक्ट की है, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये हमारे K की वैल्यू आ गई। अब इसको हम सिंपली डिफाइन भी कर सकते हैं। जो हमारा K होगा वो होगा द रेशियो प्रोडक्ट ऑफ इक्विलिब्रियम concentration of product to that of reactant with each concentration term raised to power of their stoichiometric कोफिशिएंट। इस टाइप से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि जो रेशियो होगा प्रोडक्ट ऑफ इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का जो रेशियो होगा और जिनकी पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, वो हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ गया। ये हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की डेफिनेशन आ गई यहाँ से। उसके बाद इसमें डिफरेंट टाइप्स हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस टाइप से होंगे, KC किसको बोल रहे हैं, KP किसको बोल रहे हैं, ये हम अलग अलग वैल्यू निकालेंगे। आज हमने यहीं तक करना है। लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम की मास एक्शन से हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब हम मान लो कोई भी केमिकल रिएक्शन हमने लिख दी, एग्जांपल लेके कर, N2 + S2 2NH3, हमने ये केमिकल रिएक्शन लिख दी। अब इसके लिए अगर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज टू पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है 2 डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट N2 इंटू H2। अब इसमें पावर है जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट H2 के साथ है, तो 3 ऐसे। ये इस टाइप से हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी फॉर दिस रिएक्शन। तो इस टाइप से हम किसी भी रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। आज हमने यहीं तक करना है। जो टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो कल करेंगे।